सियासत हर वक्त वार पलटवार मोड में रहती है और चुनावी माहौल में इसका मकसद सामने वाले की छवि को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा शह और मात की चाल में बदल जाता है। अंता का उपचुनाव महामुकाबले में बदल चुका है। बीजेपी ने काफी सोच विचार कर आखिरकार अपना प्रत्याशी घोषित किया। मोरपाल सुमन, स्थानीय और लो प्रोफाइल, संगठन से जुड़ा एक आम कार्यकर्ता जो अपने विरोधियों की निजी महत्वाकांक्षा वाली छवि से एकदम अलग है। जाति के पैमाने पर फिट और कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव मैसेज देने में हिट। सामने है कांग्रेस के पके पकाए खिलाड़ी प्रमोद जैन भाया, जिनकी छवि पर भ्रष्टाचार के दाग चस्पा किए जाते रहे हैं, और निर्दलीय नरेश मीणा, जो अपने एग्रेशन, ललक और किसी भी तरह एस्टेब्लिश होने की फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन चुके हैं। अब ना के बराबर उम्मीद है कि नामांकन जांच के बाद कोई बिजली गिरे। रण सामने है और रण बांकुरे आमने सामने। क्या होगा रण का हाल और क्या होगा मैंडेट का अर्थ, आज इसी पर चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न, और जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ रोहित नायक हैं, महामंत्री हैं भाजपा युवा मोर्चा के 12 से। गजेंद्र सुमन कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि सचिव हैं कांग्रेस के 12 से। शोएब खान नरेश मीणा के समर्थक हैं, और साथ ही घनश्याम दाधीच मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत रोहित जी आपसे कर रहा हूं। रोहित जी देखिए, अभी क्या है ना, लास्ट टाइम मोरपाल सुमन का नाम हमने तब सुना था जब वो एक ठगी का शिकार हुए। तो इतना तो पता चलता है कि सीधे साधे भोले भाले इंसान है। अब अंता की जनता ये भी तो सोच सकती है कि यार ये सीधा साधा भोला भाला इंसान हमारी भी लुटिया ना डुबो दे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा का जो समय लगा है बिल्कुल इसलिए लगा है कि हमारे लोकप्रिय और समाज सेवी, पूर्व में भी हमारे जो कंवर लाल जी यहाँ पर विधायक थे अंता मांगरोल से, वो भी लोकप्रिय थे और जनसेवक थे। वैसे ही ऐसे समाज सेवी हमारे पास इस बार भाजपा ने डिसाइड कर भेजे हैं, और ऐसे लोकप्रिय की अंता मांगरोल में आवश्यकता है वो संपूर्ण पूर्ण होगी। और जो लेकिन इतने भी आम कार्यकर्ता नहीं है भाई साहब, इतने भी आम कार्यकर्ता नहीं है। खुद भी पंचायती से जुड़े हैं, उनकी वाइफ भी पंचायती से जुड़ी है। ठीक है जी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो खाली हाथ बैठे थे। कोई खाली हाथ जनसेवक उठाया नहीं है आपने। ऑलरेडी जो बिजी था उसी को और बिजी करने की क्या सोचा है? देखिए, वो प्रधान अभी जब के उनको कार्यकाल होने वाला है, प्रधान की है। प्रधान की में अभी तक ऐसा कोई दाग उनके ऊपर लगा नहीं है। हाँ। उनकी साफ छवि भाजपा में बनी रही है, और अभी तक जितने भी पद पर हो रहे हैं ऐसा कोई मुकाम उनके पास नहीं आया है। उनकी छवि वाक्य में साफ है। उनमें ऐसा क्या खास था? उनमें ऐसा क्या खास था जो प्रभुलाल सैनी में नहीं था या नंदलाल में नहीं था? देखिए, नंदलाल जी भी अच्छे हैं और प्रभुलाल जी भी अच्छे हैं। हाँ। पार्टी के जो समाज सेवी लोकप्रिय की बात, जो जनता की जो डिमांड थी, आम समाज जो सेवा थी, जो लोकप्रिय थी, वो देखो जैसे उनके हमारा जो सर्वे हुआ, उनका नाम पर्सनल रखा गया, मोरपाल जी का नाम आया, समाज की तरफ से नाम आया, इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया और पार्टी ने उनको टिकट दिया। मोरपाल जी भी तो वसुंधरा गुट के ही माने जाते हैं। जी देखो, गुट अभी गुट की जगह गुट की बात करो तो बाकी भाजपा के एक परिवार है, परिवार में कोई गुट नहीं होता है। बाकी माना जाए तो वसुंधरा जी के जो करीबी हैं उनमें से उनका नाम आता है। तो ऐसा कोई गुटबाजी का कोई देखने का कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। पर ये पार्टी ने, हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, उन्होंने डिसाइड किया है, और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। लेकिन मेरा पहला सवाल रोहित भाई आप मतलब डॉज कर गए। मैंने कहा कि इतना सीधा व्यक्ति कहीं इलाके की महत्वाकांक्षाओं पर, इलाके की जरूरतों पर भारी ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जनता के करीबी रहे हैं और जनता के करीबी रहेंगे। और जब वोटिंग होगी, जब पेटियां खुलेगी, जब आप सबको और जो वहाँ के अंता के जो वोटर हैं सब खुशी की लहर है, और उसमें सबको पता पड़ जाएगा कि जन सेवक किस प्रकार से रहना चाहिए हमें। ठीक है शोएब भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आपको ये पता है किस किस से टकराना है। ठीक है, अभी तक था कि किससे टकराना है पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आपको ये पता था कि बस कांग्रेस की ऐसी तैसी करनी है, लेकिन अब आपको ये पता है कि बीजेपी में किससे टक्कर लेनी है। मेरा सवाल यह है कि वो दंडवत के बाद नरेश मीणा सुर्खियों से गायब नहीं हो गए? शुक्रिया आपका, और बहुत खुशी है, मुझे मसरत है कि हम उन लोगों से
हमारा सामना है जो टिकट के लिए पैसे देते हैं, तो जैसा आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है। हमारी लड़ाई जो पैसे के ऊपर टिकट लाने के चक्कर में लगे रहते हैं उनसे, और इंशाल्लाह अंता की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है यह बीजेपी और कांग्रेस का फुटबॉल बनाने के लिए। तो ये क्या नरेश मीणा कम पैसे देते हैं दे पाने की स्थिति में? इतने सारे चुनाव लड़े तो पैसा तो उनके पास ठीक ठाक है, वो टिकट क्यों नहीं खरीद लेते? हम खरीदने के क्यों, हम तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हैं। हम सड़क पर लोग लड़ने के लिए लोग हैं, हम जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं हम। तो लिहाजा हम बात करेंगे और जनता के हक में बात करेंगे। नहीं, जनता के हक में बात करेंगे, लेकिन मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ आप क्या बात करेंगे? न सरकार आपकी, न विपक्ष आपका। विधानसभा में आप बैठ भी जाएंगे तो प्रश्नकाल में कुछ मुद्दे उठा लेंगे ज्यादा से ज्यादा नरेश मीणा, और कर क्या पाएंगे? चेंज तो लाने का मादा उनमें है नहीं। बहुत खूबसूरत बात करी आपने। जो पर्ची से फर्जी निकला, अच्छा, तो क्या सरकार होगी? जब आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे हम सुनते थे कि राजस्थान में बहुत बड़े बड़े नेता होंगे। अब कहाँ बड़े बड़े नेता हैं? जो पर्ची के से जो फर्जी निकला उसके पीछे सारे खड़े हो गए, तो यहाँ तो नेता है ही नहीं। लिहाजा अपोजिशन में अगर कोई है तो वो नरेश मीणा है, नरेश मीणा की टीम है, और हम जैसे लोग हैं जो जनता को जगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल नहीं है कि आप हनुमान बेनीवाल को प्रदेश में अपोजिशन नहीं मानते? अरे हनुमान बेनीवाल साहब हमारे साथी हैं, वो हम लड़ाका, तो वो हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है वो आपके हम लड़ाका हैं, तो आप कांग्रेस की बी टीम है क्या? आप कांग्रेस की बी टीम है क्या? हम बी टीम नहीं है, हम लोग तो ए टीम है, और ये बी और सी टीम की फुटबॉल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं हम लोग। चलिए शोएब भाई, मैं इंतजार करूंगा कि नरेश मीणा अपना खुद का कोई मैनिफेस्टो अगर जारी कर पाए। हालांकि ये एक अहम सवाल है कि प्रत्याशी तो आ गए। घनश्याम दाधीच, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल ने कोई अंता सीट के लिए स्पेसिफिक वादों का कोई मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जैसा या एक पैम्पलेट भी जारी किया है क्या अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो किसी भी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा ऐसा कोई जारी नहीं किया गया है। वैसे स्थानीय मुद्दे जैसे पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई बस स्टैंड नहीं, और भी कई सुविधाएं जिसके अभाव में अंतरराष्ट्रीय पिछड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है इस प्रत्याशी चयन में, मतलब आम लोगों के बीच में तो कास्ट फैक्टर पे बात हो रही होगी ना कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये बीजेपी ने माली समाज से एक प्रत्याशी उतार दिया, ये जो दलित वोट हैं वो नरेश मीणा काट लेंगे, ये जो कांग्रेस है वो इस सवाल से तो बच गई कि हमने किसी पिछड़े को टिकट क्यों नहीं दिया। नहीं सर, ये वैसे त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, इसमें नरेश लगभग टक्कर देंगे इसमें। अच्छा, टक्कर देने की परिस्थितियां बन रही हैं आपके हिसाब से? जी। अच्छा, ये थोड़ा सा ना क्या मोरपाल सुमन नाम बड़ा आउट ऑफ ब्लू आया है, जबकि कल जब बड़ी मुश्किल और बड़ी मिन्नतों के बाद प्रभुलाल सैनी की वसुंधरा राजे से मुलाकात हो पाई थी तो एक बार लगा था कि शायद प्रभुलाल सैनी टिकट लाने वाले हैं, और ये बात फैक्ट है। प्रभुलाल सैनी मुलाकात चाहते थे लेकिन मुलाकात हो ही नहीं पा रही थी, अब उसके कारण चाहे जो भी रहे हों। फिर नंदलाल का भी नाम सामने आया था, लेकिन दो लाल नहीं आए, मोरपाल आ गए। तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में कोई फूट की स्थिति दिख रही हो या कार्यकर्ताओं में? हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को हमने पटाखे फोड़ते तो देखा है। पूर्व में ही आला कमान द्वारा सैनी समाज से टिकट देने की बात हो चुकी थी, जानकारी ऐसी थी। और जहाँ मोरपाल जी की बात है, यहाँ से प्रधान है और जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता हैं, और जहाँ फूट की बात है तो में कोई फूट नहीं है, सभी एकजुट है। और आज घोषणा उसके बाद में वाले किराए पर आतिशबाजी करके अच्छी तक मनवाई। ठीक है, रोहित जी को बोलना चाह रहे थे। मैं पीसीआर से एक बार कहूंगा, कांग्रेस से जो अच्छा जुड़ चुके हैं क्या मेरे साथ? बहुत बढ़िया, गजेंद्र सुमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सचिव हैं कांग्रेस के 12 से। गजेंद्र जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार साहब। गजेंद्र भाई, ये तो कमाल हो गया, ये तो मतलब माली समाज से प्रत्याशी उतर गया और इधर अशोक गहलोत जी के प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया जी, ये तो गजब भाया जी जी। क्या लगता है आपको, प्रमोद जैन भाया के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं या राह आसान है?
कोई मुश्किलें नहीं बड़ी साहब, राह आसान है बिल्कुल, एकदम 101% चुनाव जीतेंगे हम। कैसे? कैसे? हमारे साहब कांग्रेस सरकार की योजनाएं और हमारे विधायक प्रतिनिधि के जो सामाजिक और धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए गए, कांग्रेस सरकार की योजनाएं कांग्रेस को 2023 में जब प्रमोद जैन भाई ही थे नहीं जिता पाई, वो आपको 2025 में जिता देगी। गजब बात कर रहे हैं गजेंद्र भाई। बिल्कुल जिताएगी ना। हाँ, कैसे? कैसे? हमारे विधायक के काम जिताएंगे हमें। अरे भाई, विधायक को 2023 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनको पूर्ण रूप से बंद कर चुकी है। अरे पर गजेंद्र भाई, जब देखिए सुनिए, जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब तो कांग्रेस की योजनाएं चल रही थी ना। इसके बाद भी प्रमोद जैन भाया हार गए थे। हाँ, तो फिर अब चुनाव में हार जीत चलती रहती है साहब। हाँ। लेकिन अब वो योजनाएं अब लोगों को पता चल रहा है कि वो लोग याद कर रहे हैं आज उन योजनाओं को। अच्छा, ये प्रमोद जैन भाया अगर इतने कॉन्फिडेंट नेता हैं तो अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट जैसे तमाम दिग्गजों को नामांकन रैली में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव की। अच्छा। हर उच्च स्तरीय नेता चुनाव के नामांकन में आते हैं, वो हमारे लोग भी आए, उसमें कौन सी नई बात है? हाँ, नहीं, नई बात तो ये है कि इनमें से कुछ चेहरे बहुत सी जगहों पर एक साथ दिखते नहीं, एकाएक एक दिन दिख रहे हैं। नहीं, तो ये नई बात तो है। उपचुनाव होता साहब। हाँ। उपचुनाव में सब लोग एक साथ आए। हाँ, ठीक है। अब मैं एक सवाल यहाँ पर रोहित जी आपसे लेना चाहता हूँ। रोहित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वैश्य समाज को काफी उम्मीदें थी कि शायद बीजेपी वैश्य समाज से किसी को प्रत्याशी बना देंगी, वो उम्मीदें आपने तोड़ी हैं। दूसरा, आपके एक पूर्व सांसद साहब वैश्य समाज का मजाक उड़ाते दिखे, तो ये जो आपने सारा गणित बिठाया है कि हमारे पास इतने वैश्य वोट आ जाएंगे, हमारे पास इतने माली समाज के वोट हम काट लेंगे, SC ST के वोट्स नरेश मीणा खींच रहे हैं तो उनमें से कुछ परसेंटेज भी मिल जाए, ये जो सारा गणित आप लोगों ने पेपर में बिठाया है वो धराशायी हो सकता है, आप जानते हैं ना इस बात को? देखिए, भाजपा में ऐसा कोई नहीं किया गया है कि ऐसे कुछ जाति विशेष को दिया गया है। जाति विशेष को देखा नहीं गया है, सब लोकप्रिय रहे हैं। और वहाँ के जो पूरा आप बात कर रहे हो सांसद साहब की, तो सांसद साहब ने ऐसा कोई पहले ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा कोई सामने आया नहीं। मैं पूर्व सांसद की बात कर रहा था। झुंझुनू से आपके पूर्व सांसद है कीचड़ साहब, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। कीचड़ साहब की बात कर रहा हूँ मैं, झुंझुनू से सांसद हैं। उन्होंने वैश्य समाज को लेकर ये कहा था ना कि बनिए की तरह ही करके नकली हंसी हंस देते हैं, उससे वैश्य समाज में काफी नाराजगी है। अब मुझे पता नहीं आप लोगों तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची। पर्सनल में टिप्पणी करना नहीं चाहता। हमारे यहाँ से जो भी अंता से अभी प्रत्याशी निर्दलीय, उन्होंने भी कई वैसे समाज पर टिप्पणी कही है छबड़ा में चुनाव के टाइम। तो देखिए, ऐसा कोई मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो ये चुनाव है, ये लोकप्रिय और सहनता से लड़ा जाता है। पूर्व में आपने देखा हो जब कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया जी ने जब नामांकन भरा था यहाँ पर, तो उस टाइम जो उनके युवा जिलाध्यक्ष से किस प्रकार से टिप्पणी की गई थी, इस प्रकार से कोई भाजपा में आते तक किसी ने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की। और भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो ऐसा कोई अभी तक रहा हो जो ऐसी टिप्पणी गई हो। आप उन सांसद साहब की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक मिनट शब्द हो ही जाते हैं तो गलती से निकल गया हो। नहीं, मैं पूर्व सांसद की बात कर रहा था। और बाकी मोहरपाल जी की मैं बात करूं तो लोकप्रिय हैं, कोई जाति विशेष के नहीं है। वो प्रधान बने तो कोई जाति विशेष से नहीं बने। 12 में बात करो तो जाति समाज की बात करो तो अंता में ज्यादा उनकी जाति समाज की। रोहित भाई 2 मिनट। सर्व समाज के किसी संगठन के वो महासचिव नहीं है, सर्व समाज के किसी संगठन के वो अध्यक्ष नहीं है। वो कुशवाहा माली समाज के संगठन के पदाधिकारी हैं, वो माली समाज के संगठन के पदाधिकारी हैं। तो आप ये मत कहिए कि वो जाति विशेष के नेता नहीं है, वो जाति विशेष के संगठनों में पदाधिकारी हैं। हिंदुत्व, देखिए, वो हिंदुत्व के लिए हर समय खड़े रहे हैं और 12 में उनकी लोकप्रियता रही है। तो 12 भी एक अंता भी 12 का क्षेत्र है। तो 12 अटरू विधानसभा मानो या छबड़ा छिपाड़ोद मानो, 12 जिले में जितनी भी विधानसभा है सबके वो लोकप्रिय हैं और जनसेवक हैं और समाज सेवी हैं। ऐसे प्रत्याशी को आवश्यकता थी अंता में जो बिल्कुल खरे उतरेंगे और जनता के ऊपर खरे पूर्व विधायक भी उतरे हैं। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये तो शोएब भाई मैं भी, हाँ देखिए अब क्या शोएब भाई क्या है, देखिए क्या है कि टेढ़े लोगों से लड़ने का एक अलग आनंद होता है
और सीधे लोगों से लड़ने में एक बड़ा एथिकल डायलेमा होता है। आप समझिए, मतलब सीधे आदमी के साथ तो क्या ही चाले चलेंगे आप। मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि आप ना जिस टाइप की पर्सनैलिटी नरेश मीणा है, उनको खुद शर्म आएगी कि मैं इनको कैसे काटूं भाई। इनको तो मैं काट ही नहीं सकता, बल्कि ये तो मुझे उल्टा पड़ जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमें इनको काटने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 साल पहले कांग्रेस के कैंडिडेट को अंता के लोगों ने नकार दिया था और फिर वही कैंडिडेट इन्होंने दिया, तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी चीज आपके सामने साफ है, इतना सीधा इतना भोला आदमी जो टिकट के लिए पैसे दे देता है और ठगा जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें तो जनता की जो आवाज, पर अगर आप मुझसे इंडिविजुअली कहेंगे शोएब भाई, मुझसे आप इंडिविजुअली कहेंगे, तो एक आदमी जो अपने हाथ छोड़ देता है ना, एक आदमी जो समय समय पर बदतमीजी करते हुए दिखता है, उसकी जगह तो मैं सीधे व्यक्ति के हाथ में अपनी नाव देना पसंद करूंगा, या फिर प्रमोद जैन भाया पर, जिन पर कोई आरोप भी सिद्ध ना हुआ हो। तेरी मोहब्बत तेरा प्यार, जब हम जनता के लिए लड़ते हैं ना, तो जो जनता के काम नहीं करता ना, तो वो आज भी नहीं आगे भी थप्पड़ पड़ेंगे। दिस इज ट्रू फैक्ट। क्योंकि जहां करप्शन होगा वहां पे हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारा मैनिफेस्टो में बता दूं आपको, जनता का मैनिफेस्टो, कानून पे भरोसा करो ना दादा। देखिए शोएब भाई, आपको कानून पे भरोसा नहीं है। नहीं सुनिए, आपको कानून पे भरोसा नहीं है, आपको संविधान पे भरोसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हम हिंसा करेंगे। जो संविधान के साथ अराजकता करेगा, जो संविधान को नहीं मानेगा, जो संवैधानिक तरीके से नहीं चलेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे तो उस पर कानून का हंटर चलेगा ना, उस पर नरेश मीणा का हाथ क्यों चलेगा? कानून जो कानून के तहत नहीं चलेगा, हम उसके खिलाफ यलगार करेंगे। क्या बात कर रहे हो आप लोग? जो कानून जिसके हाथ को ये दे रखा है कि वो कानून के तहत काम करे और वो कानून की मखौल उड़ाएगा, हम उसको छोड़ेंगे कैसे? हम पेमेंट देते हैं, जनता पेमेंट देती है, और वो जनता के लिए काम नहीं करेगा तो कैसे छोड़ेंगे? हम उसकी नौकरी खा जाएंगे। कमाल कर रहे हैं आप लोग। मैंने वही कहा ना कि देखिए, कानून के दायरे में जो जो कार्रवाइयां बनती हैं वो सब आपको करनी चाहिए, लेकिन देखिए कानून के दायरे में जो जो बनता है वो सब करना चाहिए। हाथ छोड़ना कानून के दायरे में है नहीं। ये कुछ लोगों को बड़ा पसंद आ सकता है, मैं इससे मना नहीं करता हूं। हम हाथ छोड़ रहे हैं जब कानून का रखवाला, जब कानून का रखवाला जनता का सेवक, और जनता का सेवक जब भक्षक बनेगा तो आप क्या करोगे? उसकी नौकरी खाओगे नहीं खाओगे? तो यही मैनिफेस्टो हमारा है। अगर कोई भी शख्स जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो जनता को परेशान करता है, तो हम उसकी नौकरी खाएंगे 101%। ठीक है, तो आप इसी वादे के साथ उतर रहे हैं। इसके अलावा कुछ है इलाके के लिए अलग से बोलने को आपके पास? नेचुरली है, जहाँ पे भी जहाँ हमारे किसान भाई परेशान हैं, उनके मैं कई गाँव में अभी आज भी था, वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, उसके लिए हम लड़ेंगे। यानी कि आप बेफिक्र रहिए, हम रोड पे लड़ने वाले लोग हैं, हम एसी में बैठने वाले लोग नहीं है, कत्ते ही बैठने वाले नहीं है। ये देखो अभी भी पसीना आ रहा है हमारे लोगों को, आप अंदाजा लगा सकते हैं हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अंता की जनता हमें फतेह दे रही है, कामयाबी दे रही है, और बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा एक बात बताइए शोएब भाई, एक वादा तो मेरे को लगता है कि नरेश मीणा को शायद अंता में करना पड़ेगा कि अगर कहीं उपचुनाव की नौबत आई तो नरेश मीणा उस तरफ ना भाग लेंगे। भगवान ना करे इस तरह की नौबत आए, क्योंकि कारण अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन राजस्थान है, मैं आपको बता दूं, और मैं खुद आपके टोंक से लड़ने जा रहा हूं 2028 के अंदर। क्या बात है? गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि जो टोंक के अंदर एमएलए है वो यूपी का एमएलए है। आप कहां की गुलामी कर रहे हो? यूपी का, हरियाणा का एक आदमी लाते हैं, उसको एमपी बना देते हैं ये लोग। क्या कर रहे हो आप लोग? हम राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बचाएंगे, और आप हमारा साथ दीजिए राजस्थान को बचाने के लिए। ये मैं इसीलिए तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ताकि आप अपने पॉइंट्स क्लियर करें, और लोग आपको सुन रहे हैं जी। अब वो उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। गजेंद्र सुमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गजेंद्र सुमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। एक तरफ है प्रमोद जैन भाया, जिन पर गहलोत राज में खुद कांग्रेस के बुजुर्ग और दिग्गज चेहरे धड़ाधड़ आरोपों की लड़ियां लगाते थे। इससे तो आप भी इनकार नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ है नरेश मीणा, जिनकी अपनी यूएसपी है। 2 मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। युवा उनके पीछे खड़े हो रहा है, ठीक उस तरह से जैसा कभी सचिन पायलट के पीछे खड़े होना शुरू हुआ था, या उससे पहले यंग लीडर्स के पीछे खड़ा होना शुरू हुआ था। तो आप नरेश मीणा को अंता में सिर्फ एक दलित समाज का चेहरा बनकर आ गया है, ये कर टाल नहीं सकते। दूसरी तरफ मोरपाल, जो कि सीधा सज्जन व्यक्ति है साहब, सीधा सज्जन व्यक्ति, लो प्रोफाइल, आम कार्यकर्ता, कोई ऐसा हाई फाई बैकग्राउंड नहीं कि साहब इतनी बार चुनाव लड़ चुका है, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है या इतने करोड़ का कर्जा है, और इसके बावजूद वो पार्टी को इतना करोड़ दान दे सकता है। ऐसी कोई इमेज नहीं उनकी।
आपको लगता है प्रमोद जैन भाया टक्कर दे पाएंगे? जी, क्या प्रमोद जैन भाया टक्कर दे पाएंगे? टक्कर ही नहीं है ना साहब, हाँ, टक्कर ही नहीं है। नहीं, पर लोग तो खुद ही बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार की बात हवाओं में बहुत ज्यादा है, नहीं, और खुद कांग्रेस भी करती है। मैं आपसे निवेदन को, भ्रष्टाचार है कहाँ? आप बोलने में व्यक्तिगत तौर पे किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो, है नहीं, ना? पर मैं नहीं बोल रहा हूं। कहीं से आपने उसको आक्षेप को आपने प्रमाणित किया। नहीं, पर कांग्रेस के लोग तो आक्षेप बोलते लगाना थे सहज है। गजेंद्र भाई, आपने उसको कांग्रेस के लोग ही तो प्रमाणित बोलते नहीं किया ना, थे, कांग्रेस के लोग ही तो बोलते जी। थे, और जो बोलते थे उनसे मिलने तो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत को पहुंचना पड़ा था। वही निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। बोलना अलग चीज है, बोलना किसी के लिए भी कोई भी कुछ भी बोल देगा, मेरे लिए कोई भी कुछ भी बोल देगा, बोलना अलग चीज है। पर उन्होंने तो खत भी लिखे। आप आरोप सिद्ध हुए, आप नहीं, कांग्रेस के उस लीडर ने खत भी लिखे थे, कांग्रेस के उस लीडर ने गहलोत साहब को खत भी लिखे थे। 400 खत लिखे थे उन्होंने, खत लिखे थे, 400 खत लिखे थे। क्या आरोप सिद्ध हुआ आज दिन तक? उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर, पर आपने कोई जांच भी तो नहीं बिठाई थी। नहीं, तो कौन बिठाएगा? डबल इंजन की सरकार है, जांच कर रही है आप। अरे पर आप, अगर आपके अंडर में किसी व्यक्ति पर आरोप लगा तो आपने जांच ही नहीं बिठाई। मंत्रालय है, आप जांच करवा लें। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लगे हुए हैं, या जो भ्रष्टाचार के दाग जो उन पर लगे हुए हैं, वो उनकी जीत की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे? कोई रोड़ा नहीं है ही नहीं भ्रष्टाचार। ठीक है, अब व्यक्तिगत तौर पे आप आमने सामने आरोप मौखिक तौर से कैसे भी कुछ भी लगा दो, किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो, मेरे लिए कुछ भी बोल दो आप, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बोलने में क्या है? बोलने में से जुबान हिलाना पड़ता है, इसके अलावा क्या करना पड़ता है बोलने के लिए? गजेंद्र भाई, अभी क्या आप 12 में सचिव हैं, आप थोड़ा सा ऊपर उठिए, आरोप तो आप पर भी लगी जाएंगे। मेरे टीवी स्क्रीन पर मेरे जितने भी गेस्ट हैं वो जैसे ऊपर उठेंगे, आरोप तो उन पर भी लग जाएंगे, रोहित नायक पर लग जाएंगे, शोएब खान पर लग जाएंगे, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लग जाएंगे। ठीक है घनश्याम, मेरा अंतिम सवाल, किस तरह का मुकाबला बन रहा है और किस तरह से कौन जातीय समीकरणों के हिसाब से, क्योंकि अंततः वोट जातीय समीकरण के आसपास डलेंगे, जातीय समीकरणों के हिसाब से किस तरह का सिनेरियो डेवलप हो रहा है अंत में? जातीय समीकरण से देखा जाए तो माली समाज सबसे ज्यादा अंतर क्षेत्र के अंदर है। लगभग 50 से 60 हजार माली समाज के बताए गए हैं, और मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। तो कौन सा, अब देखिए 3 प्रत्याशी हैं, जनरल, माली समाज और दलित। तो ये जो कॉकटेल प्रत्याशियों का है, वो इन जातीय समीकरणों को किस तरीके से चर्न करेगा, किस तरीके से वो जूस बनाने वाली स्थितियां बना रहा है, ये बताइए। जाति समीकरण के हिसाब से एससी वर्ग जो है लगभग कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। ये देखा जाए तो जनरल ओबीसी भाजपा के अंदर मतदान करती है। ऐसी स्थिति में, और यहाँ से मीणा समाज से भी लगभग 30 से 40 हजार वोटर हैं। ऐसी स्थिति अगर नरेश जी अच्छे वोटर ले लेते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। ठीक है, तो मैं शोएब भाई, रोहित जी और गजेंद्र जी, आप सबको, आप तीनों को और आप लोगों के दलों को या फिर निर्दलीय समर्थकों को मैं सबसे पहले तो इस बात शुभकामनाएं देना चाहता हूं चुनावों के लिए, और इस बात के लिए शुक्रिया भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से अंत का एक चुनाव, छोटा चुनाव नहीं रह गया, महामुकाबला बन गया। हम लोगों का भी इंटरेस्ट दोबारा एक पत्रकार के तौर पर सियासी खबरों में आया। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों को शुक्रिया कहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों ने माहौल बना दिया है। लगे रहिए, क्या नतीजे होते हैं वो सामने आ ही जाएंगे मतदान के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।